ऑलराइट क्लास, आज हम अपनी डेटा लिंक लेयर की जो डिस्कशन शुरू की हुई है उसे कंटिन्यू करेंगे। आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज मीडियम एक्सेस कंट्रोल। कि आपके अगर मल्टीपल सेंडर हैं जो कि एक ही शेयर्ड मीडियम के ऊपर ट्रांसमिशन करना चाहते हैं, तो इन दैट केस उनके बीच में कैसे ट्रांसमिशन इनेबल की जाएगी। उसमें हमने तीन अप्रोचेस डिस्कस करनी है। एक चैनल पार्टीशनिंग है, एक रैंडम एक्सेस है और तीसरी जो अप्रोच है वो टेकिंग टर्न्स है। तो पहली बात तो ये कि आप जब भी किसी लिंक की बात करते हैं तो लिंक दो किस्म के होते हैं। एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है, मसलन पीपीपी है जो कि डायल अप एक्सेस के लिए होता था कि आप जब डायल करते हैं तो आपको आईएसपी के साथ कनेक्ट करते हैं एक लिंक। सिमिलरली पॉइंट टू पॉइंट लिंक बिटवीन ईथरनेट स्विच एंड होस्ट है कि आपके पास एक स्विच है और एंड मशीन जो है उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट जो लिंक होते हैं, इसमें एट एनी गिवन टाइम सिर्फ दो ही एंड नोड्स होती हैं। एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, और किसी और नोड की ट्रैफिक जो है इस लिंक के ऊपर नहीं आएगी। ठीक है, एज अपोज टू दैट दूसरी टाइप का जो लिंक होता है दैट इज अ ब्रॉडकास्ट लिंक, या फिर आप इसे शेयर्ड मीडियम कहते हैं। इसमें क्या, इसका एग्जांपल है जो ओल्ड फैशन आपका इथरनेट था कि आपके लैन के ऊपर मल्टीपल नोड्स कनेक्टेड हैं। एक नोड अगर ट्रांसमिट कर रही है तो वो सिग्नल सारी नोड्स तक जाएगा। और जो दूसरा एग्जांपल है वो वायरलेस लैन का है कि आपके घर में वायरलेस राउटर लगा होता है, तो जितने भी डिवाइसेस उस राउटर के साथ कनेक्टेड हैं, अगर कोई भी एक डिवाइस ट्रांसमिशन करेगा तो वो सारे डिवाइसेस तक सिग्नल जाएगा। तो ब्रॉडकास्ट मीडियम में एट एनी गिवन टाइम अगर मल्टीपल नोड्स ने ट्रांसमिशन कर दिया है, तो क्योंकि वो शेयर्ड मीडियम है तो उनके बीच में जो है एक डिस्ट्रप्शन होगी, एक दूसरे के सिग्नल के साथ वो इंटरफेयर करेंगे। ठीक है, तो सिंगल शेयर्ड ब्रॉडकास्ट चैनल जो होता है, यानी एक लिंक जिसके ऊपर मल्टीपल नोड साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट कर सकते हैं और वो सिग्नल सबको जाएगा, तो उसमें प्रॉब्लम है इंटरफेरेंस की। और अगर किसी एक नोड को सिग्नल रिसीव हुआ है मल्टीपल नोड से एट द सेम टाइम, तो वो बेसिकली जो सिनेरियो है वो कोलिजन कहलाता है। और जो मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल होता है उसकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम होता है जिसने डिटरमिन करना होता है कि अगर एक शेयर्ड चैनल है और उसके ऊपर मल्टीपल नोड्स ट्रांसमिट कर रही हैं या करना चाह रही हैं, तो फिर मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनके बीच में चैनल को शेयर करना, कि किस तरीके से इंश्योर किया जाए कि यहाँ तो कोलिजन हो ना, और अगर कोलिजन हुई है तो उससे कैसे रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे कंस्ट्रेंट ये होती है कि चैनल शेयरिंग से रिलेटेड आपने जो सिग्नलिंग करनी है या जो मैसेजेस एक्सचेंज करने हैं नोड्स ने आपस में, तो उसके लिए आपके पास कोई डिफरेंट चैनल नहीं होता। यानी आप कोई आउट ऑफ बैंड कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते। जिस चैनल के ऊपर डेटा ट्रांसमिशन होगी उसी चैनल के ऊपर आपने कोऑर्डिनेशन मैसेजेस एक्सचेंज करना है। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपकी टास्क को जो है कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो जो आइडियल मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल है, इट हैज टू बी सिंपल, यानी उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी एक नोड ने ट्रांसमिट करना है तो फिर उसे इजाजत होनी चाहिए कि जो मैक्सिमम चैनल का रेट है, यानी जो लिंक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को फुली यूटिलाइज कर सके अपनी ट्रांसमिशन के दौरान। और अगर मल्टीपल नोड्स हैं जो कि ट्रांसमिट करना चाह रही हैं, ठीक है, तो ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उन सारी नोड्स को जो है उनके बीच में जो लिंक की कैपेसिटी है वो इक्वली शेयर हो जानी चाहिए ऑन एवरेज। यानी m नोड्स हैं और लिंक कैपेसिटी r है, तो ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन हर नोड को r ओवर m बैंडविड्थ जो है अवेलेबल होनी चाहिए। और जो आइडियल मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल है, इट शुड बी फुली डिसेंट्रलाइज्ड, यानी हर नोड जो है अपना खुद ही से फैसला करे कि उसने क्या करना है। कोई स्पेशल नोड नहीं होनी चाहिए जो कि ट्रांसमिशन को कोऑर्डिनेट करे, यानी एक नोड है जो कि रिस्पॉन्सिबल हो और वो सारों को बताए कि तुमने किस टाइम पे ट्रांसमिट करना है और तुमने जो है किस टाइम पे कितना ट्रांसमिट करना है। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए।
आइडियली फुली डिसेंट्रलाइज हो, हर नोड खुद ही फैसला करे। और सेकेंडली कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं होनी चाहिए टाइम स्लॉट की या क्लॉक्स की, क्योंकि एक बात याद रखें कि आपके अगर एक नेटवर्क के ऊपर मल्टीपल नोड्स हैं तो उन नोड्स के जो क्लॉक्स हैं उनको परफेक्टली सिंक्रोनाइज करना है टू द नैनो सेकेंड, वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। ठीक है, यानी कुछ मिली सेकेंड तक आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। तो द प्रॉब्लम इज कि अगर 1 मिली सेकेंड से भी आप आउट ऑफ सिंक हैं कोई नोड, तो दैट मीन्स के 1 गीगाबिट पर सेकेंड के लिंक पे आप काफी एमबीपीएस जो है वो बेसिकली जाया कर देंगे। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन आइडियली नहीं होनी चाहिए क्लॉक्स की, यानी आउट ऑफ सिंक है दो डिवाइसेज हैं, उनकी क्लॉक्स बिल्कुल फर्क है। इन दैट केस टू आपका जो मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल है दैट शुड बी एबल टू वर्क। क्लॉक्स मीडियम एक्सेस कंट्रोल बाय द मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल जो है, इसके लिए जो टेक्निकल टर्म है वो मीडियम एक्सेस कंट्रोल है कि आपने पूरे मीडियम को कैसे एक्सेस करना है, किस तरीके कब आपको ट्रांसमिशन की इजाजत होगी कब नहीं होगी। तो वो जो भी रूल्स होते हैं वो बेसिकली एक मीडियम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल कहलाता है। इसकी 3 ब्रॉड क्लासेस हैं। नंबर 1 चैनल पार्टीशनिंग है। चैनल पार्टीशनिंग में क्या होता है कि आप पूरे चैनल को स्मॉलर पीसेस में स्प्लिट कर देते हैं। ये पीस जो है टाइम स्लॉट भी हो सकता है और ये फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है और ये कोड भी हो सकता है। तो हम जो है टाइम स्लॉट और फ्रीक्वेंसी पर बात करेंगे, जो कोड बेस्ड पार्टीशनिंग है उसे हम इग्नोर कर देंगे। और इसमें बेसिकली होता क्या है कि वो जो पार्टीशनिंग की है वो एक नोड को एक्सक्लूसिव यूज के लिए असाइन हो जाती है, यानी उस पीस को एक नोड इस्तेमाल कर सकती, कोई और जो है उस टाइम स्लॉट में या उस फ्रीक्वेंसी को पे यूज नहीं कर सकेगी। दूसरी अप्रोच रैंडम एक्सेस की है। इसमें कोई चैनल पार्टीशनिंग नहीं होती, आपका एक मीडियम है, जो भी सेंडर उस मीडियम को एक्सेस करना चाहता है, उसमें ट्रांसमिशन करना चाहता है, उसे इजाजत होती है। और अगर साइमल्टेनियसली ट्रांसमिशन कर दी है मल्टीपल सेंडर्स में तो इन दैट केस कोलिजन होगी। ठीक है, तो फिर जो है प्रोटोकॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस कोलिजन से कैसे रिकवर करना। और लास्टली टेकिंग टर्न प्रोटोकॉल में, जिसमें हर नोड की एक बारी होती है और उस बारी में फिर नोड के पास जितना भी डेटा है सेंड करने के लिए, ठीक है, वो ट्रांसमिट कर देती है। यानी बारी अगर कम डेटा है तो आप कम बारी लेंगे, अगर ज्यादा डेटा है तो आप एक ज्यादा लंबी ड्यूरेशन तक ट्रांसमिशन कर सकते हैं। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम चैनल पार्टीशनिंग। चैनल पार्टीशनिंग में क्या था कि एक फिक्स्ड पीस आपको मिल गया, यानी टाइम की बात करें तो एक फिक्स स्लॉट है, उसमें आपने अगर पूरा इस्तेमाल करना है ट्रांसमिशन के लिए तो वो अच्छी एफिशिएंसी है, अगर पूरा नहीं इस्तेमाल करेंगे तो बाकी का जो स्लॉट है वो जाया जाएगा। और अगर आप ज़्यादा स्लॉट ड्यूरेशन इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी जो आपको स्लॉट असाइंड है उससे ज़्यादा टाइम के लिए आप ट्रांसमिशन करना चाहते हैं, तो वो आपको इजाज़त नहीं मिलेगी। टेकिंग टर्न प्रोटोकॉल में ऐसे नहीं है। टेकिंग टर्न में जिसने ट्रांसमिट करना है उसी को बारी मिलेगी, जिसके पास ट्रांसमिट करने के लिए कुछ नहीं है तो उसे कोई फिक्स स्लॉट नहीं मिलेगा, यानी कोई टाइम ज़ाया नहीं होगा। और जितनी ड्यूरेशन के लिए आपको एक्सेस चाहिए, चाहे वो कम है चाहे वो ज्यादा है, वो फिर एग्जैक्ट उसी ड्यूरेशन के लिए आपको चैनल असाइन हो जाते हैं। और इसकी हम डिटेल अभी देखते हैं इन अ बिट। ठीक है, तो पहले चैनल पार्टीशनिंग मैक प्रोटोकॉल्स की बात करें तो ये हमने शुरू के लेक्चर में भी डिस्कस किए थे, आज हम इसे ब्रीफली रिकैप कर देते हैं। तो चैनल पार्टीशनिंग के लिए 2 अप्रोचेस मेनली हम डिस्कस करेंगे। एक टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में क्या होता है कि आपका जो पूरा चैनल है उसकी एक्सेस को आप टाइम स्लॉट्स में स्प्लिट कर देते हैं और जितने भी सेंडर हैं, जितने भी एंड नोड्स हैं जो कि ट्रांसमिट करना चाहती हैं, उनको एक स्लॉट जो है वो असाइन हो जाएगा। यानी इस एग्जांपल में देखें तो आपने पूरे टाइम को जो है 6 टाइम स्लॉट्स में स्प्लिट किया है, क्योंकि 6 सेंडर हैं तो 6 सेंडर को आपने 6 टाइम स्लॉट जो है वो असाइन कर दिया। ठीक है, और इन टाइम स्लॉट्स की जो ड्यूरेशन है वो फिक्स्ड है और वो इक्वल है सारों के लिए। अब होगा क्या कि अगर कोई सेंडर ट्रांसमिट करना चाहता है
तो वो अपने टाइम स्लॉट पे ट्रांसमिशन करेगा। जैसे उसका स्लॉट खत्म हो जाएगा, अब वो इंतजार करेगा कि सारों की बारी आ जाए और उसके बाद राउंड रॉबिन मैनर में दोबारा से इस सेंडर की बारी आ जाए। ठीक है, तो जब तक इस सेंडर की दोबारा बारी नहीं आएगी तब तक वो फिर साइलेंट रहेगा, वो कोई ट्रांसमिशन नहीं करेगा। और इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि 6 में से सिर्फ 3 ट्रांसमीटर हैं जो कि ट्रांसमिट करना चाहते हैं, नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 4। तो वो अपने टाइम स्लॉट में ट्रांसमिट करेंगे, और जो दूसरे का टाइम स्लॉट है, चाहे वो इस्तेमाल हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, चाहे नहीं हो रहा, उस टाइम स्लॉट में इन्हें ट्रांसमिशन करने की इजाजत नहीं होती। तो आप देख सकते हैं कि जो सेंडर 2 का टाइम स्लॉट है और सेंडर 5 और सेंडर 6 के टाइम स्लॉट जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, पर इवन दो उनका सेंडर ट्रांसमिट नहीं करना चाहता, स्टिल किसी और सेंडर को इजाजत नहीं है कि उस टाइम स्लॉट के दौरान वो अपना पैकेट ट्रांसमिट करे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि वो टाइम स्लॉट जो है वो जाया जाएगा, विच इज फाइन, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी जो अप्रोच है चैनल पार्टीशनिंग की, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका जो ओवरऑल मीडियम होता है, ठीक है, उस मीडियम में मल्टीपल फ्रीक्वेंसी बैंड्स होते हैं। यानी अगर आप एफएम मीडियम की बात करें, एफएम रेडियो की, तो आप देख सकते हैं कि उसमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट करती हैं। एफएम 100 है, एफएम 99 है, एफएम 99.6 है, एफएम 101 है। तो इस तरीके के डिफरेंट फ्रीक्वेंसी चैनल्स हैं। तो अब होगा क्या कि हर ट्रांसमीटर को, हर सेंडर को एक पूरे का पूरा टाइम, एक पूरे का पूरा चैनल जो है वो एलोकेट हो जाता है। ठीक है, अब उस चैनल के अंदर पूरी ड्यूरेशन के लिए फ्रॉम स्टार्ट टू एंड वही एक सेंडर अपनी ट्रांसमिशन कर रहा होता है। ठीक है, तो इन दैट केस अगर किसी चैनल ने किसी सेंडर ने अपने चैनल को इस्तेमाल नहीं करना, तो वो पूरी फ्रीक्वेंसी है वो जाया जाएगी। ठीक है, पर अगर इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसे कोई टाइम स्लॉट में स्प्लिट नहीं करना पड़ा, वो फिर पूरी की पूरी ड्यूरेशन जो है अपनी ट्रांसमिशन जारी रखेगा। और इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं कि आप कभी भी FM100 स्विच ऑन करें तो वो जब तक आप चैनल चेंज नहीं करते, आपको सारी ड्यूरेशन के लिए वो FM100 के जो भी उनका ट्रांसमिशन है वो सुनाई दे सकती है। ठीक है, तो ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है। और इसमें और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में कितनी बैंडविड्थ एंड ट्रांसमीटर जो है, जो सेंडर है, उसे मिल रही होगी। यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन में ज्यादा मिलेगी या टाइम डिवीजन में ज्यादा मिलेगी कि बराबर होगी। तो क्लास याद रखें कि अगर एक पूरे का पूरा चैनल है, उसे आप 6 फ्रीक्वेंसी में डिवाइड कर दें और उन फ्रीक्वेंसी को पूरे की पूरी टाइम ड्यूरेशन मिले, या फिर उस चैनल को आप एक टाइम स्लॉट 6 टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करते हैं और उन टाइम स्लॉट्स में आपको पूरे का पूरा सारी की सारी फ्रीक्वेंसी मिल जाए पर फॉर ए शॉर्टर ड्यूरेशन। तो द थिंग इज के ओवरऑल बैंडविड्थ जो एट द एंड ऑफ द डे आपको मिलेगी वो बराबर ही होगी, यानी वो 1/6 होगी। अब 1/6 आप 1/6 ऑफ द टोटल टाइम आप सारी फ्रीक्वेंसी असाइन कर दें, या पूरे टाइम के लिए आप 1/6 ऑफ द फ्रीक्वेंसी असाइन कर दें, दोनों सेम थिंग है। दोनों केसेस में आपको बराबर ही बैंडविड्थ अवेलेबल होगी। ठीक है, तो क्लास ये चैनल पार्टीशनिंग प्रोटोकॉल था। दूसरी जो हमने बात करनी है दैट इज रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में क्या होता है कि कोई पार्टीशनिंग नहीं ऐसा छोड़े, आपके पास पूरे का पूरा चैनल है। अगर किसी नोड के पास एक पैकेट है ट्रांसमिट करने के लिए, तो वो नोड पूरे के पूरे चैनल रेट को इस्तेमाल करेगी, सारी जो बैंडविड्थ है उसे इस्तेमाल करेगी उस पैकेट को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, और इस ट्रांसमिशन से पहले जो नोड्स हैं वो आपस में कोई ए प्रायोरी कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगी, यानी आपस में वो कोई कोऑर्डिनेट नहीं कर रही कि कौन कब भेजेगा, नहीं। जिस नोड ने भेजना है वो मीडियम पे अपना पैकेट ट्रांसमिट कर देगी। और अगर मल्टीपल नोड साइमल्टेनियसली ट्रांसमिशन शुरू कर देती हैं, ठीक है, यानी साइमल्टेनियस से मतलब है कि एक नोड एक्टिव थी, वो ट्रांसमिशन कर रही थी, और उसी टाइम पीरियड में किसी और नोड ने भी ट्रांसमिशन शुरू कर दी है, तो इन दैट केस इंटरफेरेंस होगी और कोलिजन हो जाएगी।
और दोनों का जो सिग्नल है वो बेसिकली ज़ाया हो जाएगा। और आपको फिर इस जो आपका प्रोटोकॉल है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इस कोलिजन को डिटेक्ट करें और फिर इस कोलिजन से रिकवर करें। यानी रिकवरी का एक तरीका जो हम अभी देखेंगे वो होता है कि डिलेड रीट्रांसमिशन, कि जैसे सेंडर को पता लगा है कि मेरा जो सिग्नल था वो करप्ट हो गया है क्योंकि किसी और ने भी उसी टाइम पीरियड में ट्रांसमिशन शुरू कर दी थी, तो अब वो क्या होगा कि सेंडर एक सर्टेन टाइम पीरियड तक इंतजार करेगा, एक रैंडम टाइम पीरियड तक, और उसके बाद दोबारा से वो ट्राई करेगा अपना पैकेट ट्रांसमिट करने के लिए। और ये हम अभी देखेंगे। तो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल के जो एग्जांपल है, एक स्लॉटेड अलोहा है, एक अलोहा है, ठीक है। ये दोनों हम डिटेल में नहीं लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे, ये आई वुड वांट के असाइनमेंट के अंदर आप इसे खुद से देखें। हमने जो डिस्कस करना है दैट इज CSMA, व्हिच इज कोलिजन कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। और उसके दो फ्लेवर होते हैं, एक होता है मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन और एक होता है मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। हमने जो है कोलिजन डिटेक्शन वाली अप्रोच को आज डिस्कस करना है, ठीक है। तो पहली चीज तो है कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस जो है वो बेसिकली वर्क कैसे करता है। तो CSMA की मेन जो अप्रोच है वो ये है कि जब भी किसी सेंडर ने कोई पैकेट ट्रांसमिट करना है, वो सबसे पहले मीडियम को सेंस करेगा कि मीडियम आइडल है कि नहीं, कोई और तो ट्रांसमिशन नहीं कर रहा। अगर मीडियम आइडल है, कोई और ट्रांसमिशन जारी नहीं है, तो सेंडर जो है वो पूरे का पूरा फ्रेम ट्रांसमिट कर देगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर वो ट्रांसमिशन से पहले मीडियम को सेंस करता है और उसे पता चलता है कि ऑलरेडी किसी की ट्रांसमिशन चल रही है, तो इन दैट केस जो सेंडर है वो पैकेट ट्रांसमिट नहीं करेगा, वो अपनी ट्रांसमिशन को डिले कर देगा टिल सच टाइम कि मीडियम जो है वो फ्री नहीं हो जाता। ठीक है, इसमें आप एक एनालॉजी लेनी है, तो वो ये हो सकती है कि आप लोग क्लास में अगर कोई बात करना चाहते हैं इंस्ट्रक्टर के साथ, तो आप पहले मीडियम को सेंस करते हैं। सेंस करने का क्या मतलब है कि आप लोग देखते हैं कि कोई और तो नहीं बात कर रहा। अगर कोई और बात नहीं कर रहा तो आप बोलना शुरू कर देंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप देख रहे हैं कि कोई और बात कर रहा है, तो पोलाइट बिहेवियर क्या होगा कि आप चुप कर जाएंगे और आप इंतजार करेंगे टिल सच टाइम कि जो बंदा बोल रहा था वो खामोश नहीं हो जाता, और जब वो खामोश होते फिर आप बोलना शुरू करेंगे। ठीक है, यस, ये भी हो सकता है कि आप दोनों एक ही टाइम पे बोलना शुरू कर दें और वो फिर कोलिजन होगी और इंस्ट्रक्टर को आप दोनों में से किसी की बात की समझ नहीं आएगी। तो दैट केस फिर आप लोगों को जो प्रोटोकॉल है वो फिर कोई इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उसे कोई रूल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, जो कि हम अभी CSMA के केस में देखेंगे। ठीक है, तो CSMA में पहली बात तो ये है कि दो नोड्स हैं, उन्होंने अगर ट्रांसमिट करना है तो वो पहले मीडियम को सेंस करते हैं, और अगर मीडियम फारिग है, आइडल है, कोई और ट्रांसमिशन नहीं जारी, तो इन दैट केस वो ट्रांसमिशन कर देता है। ठीक है, तो ये अप्रोच जो है ये फूल प्रूफ नहीं है। इट इज पॉसिबल कि इस अप्रोच के बावजूद कोलिजन हो जाए। क्यों? क्योंकि जो नोड्स हैं उनके बीच में एक डिस्टेंस होता है, एक प्रोपोगेशन डिले होता है। एक नोड से दूसरी नोड तक सिग्नल पहुंचने में टाइम लगता है। उस टाइम में अगर किसी नोड ने ट्रांसमिशन कर दिया है तो कोलिजन हो जाएगा। ठीक है, और कोलिजन की वजह से आपका जो पूरे का पूरा फ्रेम था दोनों नोड्स का जिन्होंने ट्रांसमिट किया है, वो दोनों की फ्रेम जो है पूरे के पूरे जाया हो जाएंगे और आपको दोबारा से उस फ्रेम को ट्रांसमिट करना पड़ेगा। और याद रखें कि जितना ज्यादा डिस्टेंस है और जितना ज्यादा प्रोपोगेशन डिले है, उतनी ज्यादा कोलिजन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और इस पूरे एग्जांपल को अगर आप डायग्राम एक ग्राफिकली देखना चाहें, तो लेट सपोज टाइम 0 पे जो आपकी नोड 2 है उसने ट्रांसमिशन शुरू कर दिया। अब वो सिग्नल जो है नोड 1, नोड 3 और नोड 4 तक अभी तक नहीं पहुंचा। वो सिग्नल जो है इस चैनल के ऊपर प्रोपोगेट कर रहा है, मूव कर रहा है बाकी नोड्स की तरफ, पर अभी पहुंचा नहीं है। लेट्स सपोज टाइम T1 पे जो है नोड 4 मीडियम को सेंस करती है और नोड 4 देखती है कि मीडियम आइडल है
क्योंकि नोड 2 का सिग्नल अभी तक नोड 4 तक पहुंचा नहीं है। तो नोड 4 जैसे देखती है कि मीडियम आइडल है, वो अपनी ट्रांसमिशन शुरू कर देती है। अब क्या होगा कि ये जो पॉइंट है टाइम, यानी टाइम जो है इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। ये टाइम 0 था, उसके बाद टाइम 1 आया। अब ये जो टाइम है, इस टाइम पे बेसिकली दोनों सिग्नल ने एक दूसरे के साथ इंटरफेयर किया और दोनों जो है आपस में कोलाइड कर गया। ठीक है, अब क्या होगा इस पॉइंट पे नोड 4 को पता चलेगा कि कोलिजन हुई है। उस तक जो सिग्नल पहुंचेगा वो सिग्नल जो है मेस्ड अप सिग्नल होगा। वो कैसे मेस्ड अप होगा अभी देखते हैं। और जो नोड 2 थी उसे कब पता चलेगा, तो नोड 2 को बेसिकली इस पॉइंट पे पता चलेगा कि मैं जो ट्रांसमिशन कर रहा हूं उस ट्रांसमिशन के दौरान किसी और का सिग्नल भी मुझे सुनाई दे रहा है। तो इस पॉइंट पे, इस टाइम पे नोड 2 को भी पता चल जाएगा कि कोलिजन हो गई है। ठीक है, पर हो क्या रहा है कि वो लेट सपोज, क्योंकि सीएसएम में कोई कोलिजन डिटेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये दोनों नोड्स क्या करेंगी, अपनी ट्रांसमिशन जारी रखेंगी। और होगा क्या कि नोड 2 जो है उसने फर्स्ट बिट इस पॉइंट पे ट्रांसमिट की थी और लास्ट बिट जो है उसने इस पॉइंट पे ट्रांसमिट की है। और नोड 4 जो है उसने फर्स्ट बिट इस पॉइंट पे ट्रांसमिट की थी और लास्ट बिट इस पॉइंट पे ट्रांसमिट की है। तो इस पूरी ट्रांसमिशन पे ये जो शुरू की बिट्स हैं तब उसे कोई कोलिजन जो है सुनाई नहीं दी। ये जो बिट्स है जहां पे उसे नजर आ रहा है कि मैं जो ट्रांसमिशन कर रहा हूं उसके दौरान कोई और भी अपनी ट्रांसमिशन कर रहा है। और क्योंकि नोड 1 की ट्रांसमिशन इस पॉइंट पर खत्म हो जाती है, तो उसके बाद अगर कोई सिग्नल आ रहा है तो वो इसका अपना नहीं है, वो फिर नोड 2 का सिग्नल आ रहा है और ये कोलिजन फ्री है बेसिकली। तो जो एक्चुअल कोलिजन हुई है वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कोलिजन हुई है। यहाँ पे जो भी ट्रांसमिशन हुई है वो मैसअप हो गई है फॉर नोड 4। और फॉर नोड 2 जो है वो आप बाद में खुद ही वर्कआउट कर लेना कि उसको कितना मसला हुआ है, उसकी कौन सी बिट्स जो है वो कोलिजन की वजह से जाया होंगे। ठीक है, तो अब एक्चुअल प्रोटोकॉल की बात करें कोलिजन डिटेक्शन वाले, यानी सीएसएमए में जो है, सीएसएमए में क्या होता है कि नोड सेंस करती है अपने मीडियम को, और अगर मीडियम आइडल है तो ट्रांसमिशन शुरू कर देती है और दैट्स इट। अगर कोलिजन हुई है तो उसे डिटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है और उस कोलिजन से रिकवर करने का कोई तरीका नहीं है। नोड्स क्या करेंगी, वो बस ट्रांसमिशन करी जाएंगी अपनी। ओके, तो सीएसएमए सीडी में क्या होता है कि कैरियर सेंसिंग होती है। नोड सबसे पहले मीडियम को सेंस करती है कि मीडियम फ्री है कि नहीं, और अगर फ्री है तो फिर ट्रांसमिशन शुरू कर देगी, अगर फ्री नहीं है तो वेट करेगी। और फर्क क्या है कि अगर दो नोड ने मीडियम को सेंस किया कि वो फ्री है और ट्रांसमिशन शुरू कर दी, अब अगर किसी पॉइंट इन टाइम पे नोड को पता चला है कि कोलिजन हुई है, यानी मैं ट्रांसमिट कर रहा हूं और कोई और भी ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा, कोलिजन डिटेक्ट होगी और जो सेंडर है वो अपनी ट्रांसमिशन को जो है अबॉर्ट कर देगा। यानी अभी तक जितना पैकेट भेजा था फाइन, बाकी का जो पैकेट है वो वहीं पे ट्रांसमिशन अबॉर्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि उसे पता लग गया कि अब बाकी का पैकेट में भेजूं या ना भेजूं फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैकेट ने जाया ही होना है। कोलिजन हो गई है, बीच में कुछ पैकेट हैं जो कि सॉरी, पैकेट के बीच में कुछ बिट्स हैं जो कि करप्ट हो गए हैं ड्यू टू इंटरफेरेंस। तो अब बाकी का पैकेट भेजने का फायदा नहीं है क्योंकि वो एज करप्ट पैकेट ही ट्रीट होगा रिसीवर एंड पे। ठीक है, तो इसलिए ट्रांसमिशन अबॉर्ट हो जाती है और पैकेट जो है, बाकी का जो पैकेट है वो ड्रॉप कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपकी जो बैंडविड्थ है वो वेस्ट नहीं होती। आपका जो चैनल है वो बाकी की जो आपने ट्रांसमिशन के लिए बैंडविड्थ इस्तेमाल करनी थी वो आपकी बचत हो जाएगी। अब सवाल ये आता है कि कोलिजन डिटेक्ट कैसे होती है। ठीक है, क्लास पहले आप ह्यूमन इंटरेक्शन में बात करें, एक एग्जांपल देखते हैं। मैं क्लास में कुछ बोल रहा हूं और मैं रुक गया हूं और मैंने स्टूडेंट को कहा कि कोई सवाल है तो कर ले, और लेट्स सपोज दो स्टूडेंट जो है वो एक ही टाइम पे बोलना शुरू कर देते हैं।
तो होगा क्या, स्टूडेंट को पता है कि वो बात कर रहे हैं और उसी टाइम पे उनके कान पे किसी और स्टूडेंट की आवाज पड़ जाती है, तो वो समझ जाएंगी कि इस टाइम के अंदर दो अलग लोगों ने बात की है और वो फौरन खामोश हो जाएंगे अगर पोलाइट है। ठीक है, तो नेटवर्क के केस में भी यही होता है। वाइड लैन जो है उसमें कोलिजन डिटेक्शन आसान है। कैसे? आप जो है या तो सिग्नल की स्ट्रेंथ को मेजर करें कि जो नॉर्मल स्ट्रेंथ होती है अगर उससे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, सिग्नल उससे लार्जर है, तो दैट मीन के बीच में जो है मल्टीपल सिग्नल ने एम्पलीफाई कर दिया कुछ ओवरऑल सिग्नल को, तो आप उससे डिटेक्ट कर लेंगे। और दूसरी चीज क्या होती है कि आप ट्रांसमिटेड और रिसीव सिग्नल को कंपेयर करें, यानी सेंडर जो है अगर कोई सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है, एट द सेम टाइम जो सिग्नल रिसीव कर रहा है वो उसे भी मेजर करी जाए और वो देखे कि मैंने जो सेंड कर रहा हूं, ठीक है, यानी ह्यूमन एनालॉजी में इंसान जो बात कर रहा है और उसके कान में जो बात आवाज आ रही है वो उस बात से फर्क है, तो दैट मींस कोलिजन हुई है। यानी वापस वायर के केस में आए तो आप एक सिग्नल सेंड कर रहे हैं और एट द सेम टाइम आप अपने लिंक को सेंस भी कर रहे हैं कि इनकमिंग सिग्नल क्या है। तो अगर इनकमिंग सिग्नल आपको कोई रिसीव हो रहा है और वो सिग्नल उससे फर्क है जो कि आपने ट्रांसमिट किया है, तो दैट मीन्स कि आपका जो मीडियम है उस पर आपके अलावा भी किसी ने ट्रांसमिशन किया है, तो कोलिजन डिटेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वायर्ड के केस में कोलिजन डिटेक्शन बहुत आसान है। जो वायरलेस केस है, वायरलेस लैन का एग्जांपल ले लें, जो वायरलेस राउटर आपके घर पे होता है, इन दैट केस ये अप्रोच नहीं वर्क करती। यानी आपका जो सेंड सिग्नल होता है उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है कि आपको कोई सिग्नल रिसीव हो रहा है तो वो इतनी वीक स्ट्रेंथ होगी कि जो सेंड वाला सिग्नल है वो उसे ओवरवेलम कर लेगा और आप मेजर नहीं कर सकेंगे उसकी वजह से कि रिसीव सिग्नल कोई आ रहा था कि नहीं आ रहा था। यानी इसका आप एग्जांपल ले लें कि कोई इंसान इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहा है कि उसके कान में उसकी आवाज के अलावा किसी और की आवाज नहीं जा रही। ठीक है, तो ये बेसिकली वायरलेस लैन का केस होता है। इसमें कोलिजन डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए यहाँ पे आप कोलिजन डिटेक्शन की बजाय कोलिजन अवॉइडेंस करते हैं। यानी आप कोलिजन डिटेक्ट नहीं कर सकते तो प्रोटोकॉल का काम होता है कि इस तरीके से वर्क करे कि कोलिजन होने से ही बच जाए, कोलिजन अवॉइड हो जाए, कोलिजन सिरे से ही ना हो। ठीक है, तो ये भी हम अभी नहीं देखेंगे, अभी हमारा फोकस सिर्फ CSMA विद कोलिजन डिटेक्शन पे है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हैं कि अगर आप कोलिजन डिटेक्शन ना करते तो इन दैट केस क्या होना था कि इस टाइम पे ट्रांसमिशन शुरू किए नोड 2 ने, इस टाइम पे उसने आइडेंटिफाई किया है कि कोलिजन हुई है, एक्चुअली कोलिजन हुई है पर उसने इग्नोर कर दी, उसने डिटेक्ट नहीं की और इस पॉइंट पे आखिरी बिट जो है वो ट्रांसमिट किया है। तो बेसिकली ये जो पूरा टाइम स्लॉट है, ये जो टाइम ड्यूरेशन है, ये वेस्टेज है क्योंकि इसमें नोड 2 ट्रांसमिट कर रही है डिस्पाइट द फैक्ट कि उसे पता लग गया कि कोलिजन हो गई है। नोड 4 पे आ जाए, इस टाइम पॉइंट पे ट्रांसमिशन शुरू हुई है, इस टाइम पे कोलिजन हुई है और इस टाइम से इस टाइम तक वो ट्रांसमिशन जारी रख रहा है डिस्पाइट द फैक्ट कि वो कोलिजन हो चुकी है। ठीक है, तो यहां पे आपको नजर आ रहा है कि कितना टाइम जाया हो रहा है। अब अगर आप कोलिजन डिटेक्शन करें तो वहां पे आपको नजर आ रहा है कि टाइम 0 पे नोड 2 ने ट्रांसमिशन शुरू की है, इस टाइम पॉइंट पे उसे कोलिजन डिटेक्ट कर लिया है। अब क्या होगा कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो नोड 2 ने ट्रांसमिशन करनी थी वो ट्रांसमिशन उसने अबॉर्ट कर दिया और अब सिर्फ क्या किया है कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक उसने एक सिग्नल भेज दिया है विच इज अ जैमिंग सिग्नल। यानी इस सिग्नल का मकसद ये है कि सारी नोड्स को वो कह रहा है कि मैंने जो ट्रांसमिशन शुरू की थी
वो मैंने अबॉर्ट कर दिया ड्यू टू कोलिजन और उसे तुम इग्नोर कर दो, और साथ ही सारों को पता लग जाए कि कोलिजन हो गई है, तो उन्हें जो भी सिग्नल मिल रहा था उस सारे को ड्रॉप कर दें। तो आपको नजर आ रहा है कि अब इतना ज्यादा जो टाइम उसने ट्रांसमिट करना था उसकी बजाय अब सिर्फ ये एक छोटा सा टाइम पीरियड है जिसपे उसने एक जैमिंग सिग्नल ट्रांसमिट करके अपनी ट्रांसमिशन को खत्म कर दिया। सेम गोज फॉर नोड 4, जहां पे आप देख रहे हैं कि नोड 4 इतना ज्यादा टाइम जो है वो ट्रांसमिट कर रही है, जहां पे आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे उसे पता लग गया है कि कोलिजन हुई है। अब इतनी ज्यादा ड्यूरेशन के लिए ट्रांसमिशन करने की बजाय वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक ट्रांसमिशन करेगा, और ये जैमिंग सिग्नल है, और ये सारे नेटवर्क पे नोड्स को बता रहा है कि मैंने जो ट्रांसमिशन की थी वो कोलाइड कर गई, वो करप्ट होगी, उसे इग्नोर कर दो। तो आपको नजर आ रहा है कि कोलिजन डिटेक्शन से आपका कितना टाइम बच जाता है। अब उस टाइम पीरियड में आपकी जो नोड, आपका जो लिंक है, उसे किसी यूजफुल ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक कोलिजन डिटेक्शन का फायदा है। अब आप ईथरनेट की अगर बात करें, जो वाइड ईथरनेट है, ठीक है, जिसके अंदर कोलिजन हो सकती है। बेसिकली ईथरनेट में क्या होता है, अगर आप एक हब के साथ कनेक्टेड हैं, हब की डिटेल हम बाद में देखेंगे, पर अभी आप ये समझ लें कि हब एक ऐसा डिवाइस है जो कि मल्टीपल एंड नोड्स को आपस में कनेक्ट करता है, और एक नोड का जो सिग्नल आया है वो बाकी सारी कनेक्टेड नोड्स को फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, तो इन दिस केस क्या होता है कि अगर मल्टीपल नोड्स ने साइमल्टेनियसली सिग्नल भेजा है, तो उन सारों का सिग्नल बाकी सारी नोड्स को पहुंचेगा, और अगर एक ही टाइम पीरियड में ट्रांसमिशन हो रही है तो ऑब्वियसली वो कोलिजन है। ऑलराइट, तो इथरनेट की केस में क्या होता है, आपका जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है उससे नेटवर्क लेयर से एक डेटाग्राम मिलता है। तो निक जो है वो उस डेटाग्राम के ऊपर ईथरनेट का हेडर अटैच करके एक फ्रेम क्रिएट कर देता है। ठीक है, अब निक क्या करेगा, वो अपने चैनल को सेंस करेगा, यानी कॉपर वायर जो कनेक्टेड है उस निक के साथ, वो उसे सेंस करके देखेगा कि उसके ऊपर कोई सिग्नल रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर सिग्नल रिसीव नहीं हो रहा तो वो, इसका मतलब चैनल आइडल है और वो ट्रांसमिशन शुरू कर देगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर वो सेंस करता है कि किसी और की ट्रांसमिशन हो रही है, चैनल आइडल नहीं है, तो इन दैट केस निक ठहर जाएगा और अपने फ्रेम को अभी ट्रांसमिट नहीं करेगा, वो वेट करेगा। ठीक है, लेट्स सपोज निक ने ट्रांसमिशन कर दी और पूरी जो ट्रांसमिशन की है उस टाइम पीरियड में उसे कोई और ट्रांसमिशन डिटेक्ट नहीं की, कोई और सिग्नल उसने रिसीव नहीं किया। तो इन दैट केस आपका जो निक है वो समझ जाएगा कि फ्रेम जो है प्रॉपरली पहुंच गए डेस्टिनेशन तक, और उसकी ट्रांसमिशन के दौरान कोई कोलिजन नहीं हुई, तो इस फ्रेम की ट्रांसमिशन जो है वो खत्म हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड, लेट सपोज कि निक जो है वो ट्रांसमिशन कर रहा था और ड्यूरिंग ट्रांसमिशन उसे कोई और सिग्नल सुनाई देता है, तो निक क्या करेगा, वो समझ जाएगा कि कोलिजन हुई है, वो अपनी ट्रांसमिशन को अबॉर्ट कर देगा और एक जैम सिग्नल है वो सारों को भेज देगा, सारों को बता देगा कि मैं जो ट्रांसमिशन कर रहा था वो बेसिकली जाया हो गई है, उसे इग्नोर कर दो। ठीक है, ऑल राइट, तो ये तो एक बात होगी कि कोलिजन डिटेक्ट करके उसने ट्रांसमिशन को अबॉर्ट कर दिया। अब दूसरी बात ये है कि पैकेट को रीट्रांसमिट कैसे करेगा। तो उसके लिए फिर अप्रोच होती है कि निक जो है वो अपनी ट्रांसमिशन को अबॉर्ट करने के बाद एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ करता है। एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ का क्या मतलब है कि वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए पीछे हट जाएगा और उस टाइम पीरियड में वो कोई ट्रांसमिशन नहीं करेगा। ठीक है, डिटेल में देखें तो लेट्स सपोज एक निक है जिसने फ्रेम को ट्रांसमिट किया और उसने कोलिजन डिटेक्ट की और उसने ट्रांसमिशन अबॉर्ट कर दी, फिर उसने दोबारा ट्रांसमिट किया, दोबारा कोलिजन हुई, अबॉर्ट किया, इंतजार किया, फिर दोबारा ट्रांसमिट किया, फिर कोलिजन होगी। तो बेसिकली हो क्या रहा है, लेट्स सपोज एक नोड है जिसने एम दफा उसने फ्रेम को ट्रांसमिट करने की कोशिश की और एन टाइम्स ही कोलिजन हुई, हर दफा कोलाइड किया सिग्नल।
तो अब क्या होगा, आफ्टर द nth कोलिजन आपका निक क्या करेगा, वो 0 से लेके 2 पावर m माइनस 1, ये दो इंटीजर्स हैं, इनके बीच में वो कोई एक रैंडमली इंटीजर सिलेक्ट कर लेगा। यानी लेट सपोज m जो है 8 था, तो 2 पावर 8 माइनस 1 जो है वो क्या बनता है, वो बनता है 255। तो आपका सेंडर क्या करेगा, 0 से लेके 255 तक की रेंज में कोई एक रैंडम इंटीजर सिलेक्ट कर लेगा। लेट सपोज वो इंटीजर k है। अब क्या करेगा, निक जो है k को मल्टीप्लाई करेगा 512 बिट के ट्रांसमिशन टाइम से। यानी 512 बिट्स को ट्रांसमिट करने में कितना टाइम लगता है, उस टाइम को मल्टीप्लाई करेगा k के साथ। k मैं फिर बता दूं कि 0 से लेके 2 पावर m माइनस 1 के बीच में कोई एक रैंडम इंटीजर है। तो इस टाइम ये जो वैल्यू आ जाएगी, इस टाइम पीरियड तक इंतजार करेगा निक, और उसके बाद वो दोबारा से जो है स्टेप 2 पे चला जाएगा। यानी इस वेटिंग पीरियड के बाद दोबारा चैनल को सेंस करेगा, चैनल आइडल नहीं है तो वेट करेगा उसके आइडल होने का, और अगर चैनल आइडल है तो ट्रांसमिशन शुरू कर देगा। ट्रांसमिशन पूरी हो गई विदाउट कोलिजन, वेल एंड गुड। तो अगर दोबारा कोलिजन हुई तो अब m जो है इंक्रीज बाय 1 करेगा, और अब दोबारा निक जो है वो 0 से लेके नए m के मुताबिक 2 पावर m माइनस 1 कैलकुलेट करेगा, और इसके बीच में एक रैंडम नंबर कैलकुलेट करके दोबारा से अपना वेटिंग पीरियड जो है वो कैलकुलेट करेगा। तो क्लास बात ये है कि हम इस एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ को इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। यानी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ का मतलब है कि अगर एक कोलिजन हुई है तो आपने बहुत कम इंतजार किया है, यानी के 0 है। एक से ज्यादा आपकी कोलिजन हुई है, 2 कोलिजन हुई है, तो आप 0 से लेके 3 तक कोई इंटीजर जनरेट करेंगे। और अगर आपकी कुछ 10-20 कोलिजन होगी है तो आपका पोटेंशियली बहुत ज्यादा वेटिंग पीरियड आपका हो सकता है। उसकी वजह ये होती है क्लास कि अगर आपकी ज्यादा कोलिजन हो रही है तो इसका मतलब है कि आपके नेटवर्क में बहुत ज्यादा कंजेशन है। तो आइडियली आपकी जो नोड्स है उसे ज्यादा देर तक इंतजार करना चाहिए, ताकि बाकी जो नोड्स है वो अपना ट्रांसमिशन कंप्लीट कर लें। अगर यानी लेट सपोज आपकी 10 नोड्स हैं, और 10 की 10 नोड जो है वो 1 सेकंड के लिए बैक ऑफ करती है, क्योंकि उनका टाइम 0 से लेके 1 सेकंड तक किसी टाइम पीरियड के लिए बैक ऑफ करती है। अब बात ये है कि 1 सेकंड, अगर कम नोड्स है तो 1 सेकंड के लिए रैंडमली बैक ऑफ करना शायद सफिशिएंट हो, पर बहुत ज्यादा नोड्स हैं और हर नोड रैंडमली बैक ऑफ कर रही है, तो आइडियली एक लंबा ड्यूरेशन होना चाहिए। यानी एक नोड 1 सेकंड के लिए बैक ऑफ कर ले, एक नोड 2 सेकंड के लिए कर ले, कोई और नोड है वो 5 सेकंड के लिए कर ले। ठीक है, तो जितनी ज्यादा नोड्स हैं आपकी रेंज उतनी ज्यादा होनी चाहिए, ताकि कोलिजन का चांस कम हो जाए। यानी इस पॉइंट को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि लेट सपोज आपका टाइम जो वेटिंग पीरियड है वो 0, 1, 2 तक है। इनमें से 0, 1 और 2 में से आप कोई भी वैल्यू रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर सिर्फ 2 ही नोड्स हैं तो शायद ये सफिशिएंट हो, और वो 2 नोड जो है उनमें से कोई एक जो है वो 1 कैलकुलेट कर ले रैंडमली, और वो उस 1 सेकंड के बैक ऑफ के बाद ट्रांसमिशन कर दे। दूसरी नोड जो है वो शायद 2 कैलकुलेट करे रैंडमली, तो वो 2 सेकंड के बाद ट्रांसमिशन कर दे, और इस टाइम पीरियड में नोड 1 जो थी उसकी ट्रांसमिशन लेट सपोज कंप्लीट हो गई है। पर लेट सपोज आपके पास 2 नोड्स नहीं है, आपके पास 10 नोड्स हैं, और 10 नोड्स के बीच में आप 0, 1, 2 जो है वो वेटिंग पीरियड रैंडमली एलोकेट कर रहे हैं, तो जो रेंज है वो छोटी है, जो नंबर ऑफ नोड्स है वो ज्यादा है, तो कोलिजन तो होगी। कुछ नोड जो है वो 0 टाइम के लिए बैक ऑफ करेंगे, कुछ 1 के लिए करेंगे, कुछ 2 के लिए करेंगे। तो 1 के लिए जितनों ने किया है वो सारे 1 के बाद ट्रांसमिशन कर देंगे, उनकी कोलिजन हो जाएगी। जितनों ने 2 के लिए बैक ऑफ किया था वो 2 के बाद साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन करेंगे, उनकी भी कोलिजन हो जाएगी। तो इसलिए आपको जितनी ज्यादा कंजेशन है, जितनी ज्यादा नोड्स हैं, आपका फिर जो इंटरवल है वो भी उतना ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ताकि चांसेस ऑफ कोलिजन कम हो जाए। ठीक है क्लास, तो ये बेसिक पॉइंट होता है एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ का।
और यहाँ पे मैं एक और पॉइंट क्लियर कर दूं कि क्या वजह है कि आप रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, यानी 0 से लेके 2 पावर m-1 तक इस रेंज में कोई भी एक नंबर है जो कि रैंडमली नोड अपने लिए डिटरमिन कर लेती है। तो वाई रैंडम? तो उसकी वजह यह है कि अगर रैंडम ना हो, दो नोड्स के सिग्नल ने कोलाइड किया है, अब वो रैंडम बैक ऑफ नहीं करती। लेट्स सपोज दोनों जो है वो प्री डिटरमिन्ड फैसला कर लेती है कि हमने 1 सेकंड के लिए बैक ऑफ करना है, तो वो 1 सेकंड के लिए बैक ऑफ करेंगी, 1 सेकंड बाद दोबारा ट्रांसमिशन होगी, कोलिजन हो जाएगी। अब वो लेट्स सपोज 1 सेकंड की बजाय दोनों 2 सेकंड के लिए बैक ऑफ करती हैं, फिर कोलिजन हो जाएगी, क्योंकि बैक ऑफ दोनों ने बराबर टाइम के लिए किया है। रैंडम नंबर जनरेट करने का फायदा ये कि अगर दो नोड ने बैक ऑफ किया है तो इट इज पॉसिबल कि एक नोड फर्क टाइम पीरियड के लिए बैक ऑफ करेगी, दूसरी नोड एक फर्क टाइम पीरियड के लिए बैक ऑफ करेगी, ठीक है। तो हमने रैंडम इसलिए यूज करते हैं ताकि दोनों सेम पीरियड के लिए बैक ऑफ ना कर जाए और सिंक्रोनाइज ना हो जाए, बेसिकली कि वो सिंक्रोनाइज करेंगी, फिर बैक ऑफ करेंगी, फिर ट्रांसमिट करेंगी, कोलिजन होगी, फिर बैक ऑफ करेंगी, फिर ट्रांसमिट करेंगी, कोलिजन होगी। तो रैंडमनेस जो है इस सिनेरियो को बचाता है, ठीक है। तो अब एक सवाल आता है कि कोई मिनिमम पैकेट लिमिट, पैकेट साइज होना लाजमी है कि नहीं, यानी मैक्सिमम, तो हमने कहा था ना कि एक मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट होता है, पैकेट उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो कोई मिनिमम लिमिट है कि इससे छोटा नहीं हो सकता? तो उसका जवाब है कि यस। और उसका रूल क्या है? तो लेट्स सपोज क्लास आपका एक सेंडर है, सेंडर ए, जो कि पैकेट ट्रांसमिट करता है, ठीक है। अब वो पैकेट की ट्रांसमिशन कर रहा है और उसका जो सिग्नल जो है वो नोड बी, जो कि बिल्कुल दूसरे एंड पे है, यानी नेटवर्क जो है उसके एक एंड पे ए और उसके फर्दर एंड पे सेंडर बी है। तो अब सेंडर ए का सिग्नल जो है नोड बी तक पहुंचने से एंड पहले नोड बी मीडियम को सेंस करती है और उसे पता चलता है कि मीडियम आइडल है क्योंकि अभी ए का सिग्नल नहीं पहुंचा, और उस टाइम पे वो ट्रांसमिशन शुरू कर देती है, ठीक है। तो कोलिजन हो जाएगी। अब रूल ये है कि सेंडर ए जो पैकेट ट्रांसमिट कर रहा है उसका साइज इतना बड़ा होना चाहिए कि जब तक नोड बी से कोलिजन वाला सिग्नल नोड ए तक नहीं पहुंचता तब तक सेंडर ए शुड बी कंटिन्यूअसली ट्रांसमिटिंग। इसकी क्या वजह है कि हमने बताया था कि कोलिजन डिटेक्शन कैसे होती है। अगर नोड ट्रांसमिशन कर रही है और ड्यूरिंग ट्रांसमिशन उसे कोई और सिग्नल सुनाई देता है तो वो कोलिजन को डिटेक्ट कर लेगी। ऑन दी अदर हैंड अगर नोड ट्रांसमिट नहीं कर रही तो उस वक्त कोई सिग्नल आता है तो वो फिर नहीं कह सकती कि सिग्नल ठीक है कि कोलिजन वाला है, क्योंकि एक दफा नोड ए ने अपनी ट्रांसमिशन कंप्लीट कर दी, उसके बाद वो सेंस नहीं कर रहा होगा उस पैकेट के लिए। अब अगर कोई बीच में कोलिजन होती है और सिग्नल आता है तो उसका फ्रेम जाया हो जाएगा पर उसे पता नहीं चलेगा कि कोलिजन हुई है, यानी इस चीज को। ऑलराइट, तो बेसिकली पैकेट साइज बीडीपी होना चाहिए कि ए से लेके बी तक जो राउंड ट्रिप टाइम है, ए उस पूरे राउंड ट्रिप टाइम में अगर अपनी ट्रांसमिशन कर रहा है पैकेट की, तो अब जो है अगर वर्स्ट केस में बी का सिग्नल कोई रिसीव होता है तो वो एक राउंड ट्रिप टाइम से पहले पहले रिसीव हो जाएगा, और क्योंकि ए ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड ट्रांसमिशन नहीं होगा तो वो डिटेक्ट कर लेगा कि पैकेट करप्ट हो गया है, कोलिजन हो गई है, ठीक है। तो क्लास ये लिमिट होता है, आपका बीडीपी से छोटा पैकेट नहीं होना चाहिए वरना सिनेरियो होगा जिसमें आपका कोलिजन जो है डिटेक्ट ना हो सके, ठीक है। तो क्लास ये हमने रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल किया था। अब अगर कंपैरिजन करें तो चैनल पार्टीशनिंग का फायदा क्या है कि अगर हाई लोड है, वेरी हाई लोड, तो आपका लिंक जो है वो एफिशिएंटली यूज होगा क्योंकि हर नोड अपने स्लॉट में, टाइम स्लॉट में या अपनी फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट कर रही होगी और कोई भी बैंडविड्थ जाया नहीं जाएगी, और जितनी नोड्स हैं उनके बीच में लिंक जो है वो फेयरली शेयर हो रहा होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर लो लोड है, यानी वर्स्ट केस में लेट्स सपोज सिर्फ एक ही नोड है जो कि ट्रांसमिट करना चाह रही है, तो उससे मसला क्या होगा कि आपकी जो लिंक की पूरी बैंडविड्थ है
उसका 1/nth जो है वो यूज हो रहा होगा और बाकी जो बैंडविड्थ है वो जाया जाएगी, क्योंकि वो बैंडविड्थ जिन नोड्स को असाइंड थी, एलोकेटेड थी, वो उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे। दूसरे एक्सट्रीम पे रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल है कि अगर लो लोड है तो ये बहुत एफिशिएंट है, क्योंकि अगर बेस्ट केस में सिर्फ एक नोड ने ट्रांसमिट करना है तो वो ट्रांसमिशन के लिए पूरे की पूरी लिंक की बैंडविड्थ को यूटिलाइज करेगी। पर रैंडम एक्सेस में मसला क्या होता है हाई लोड का, कि अगर हाई लोड है तो बहुत ज्यादा कोलिजन होंगी फ्रीक्वेंटली। कोलिजन की वजह से बहुत ज्यादा नोड बैक ऑफ करी जाएंगी बार बार। उन बैक ऑफ की वजह से आपका जो टाइम पीरियड है उसमें बैंडविड्थ जाया जाएगी और आपका जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो सिस्टम की कम होगा। ठीक है, तो इसको अगर आप कंपेयर करें, इन दोनों को कंपेयर करें, तो एक तीसरी अप्रोच होती है टेकिंग टर्न प्रोटोकॉल की, जो कि इन दोनों की बेहतरीन चीजों को अडॉप्ट कर लेता है। यानी टेकिंग टर्न में दो हम ऑप्शन डिस्कस करेंगे, दो प्रोटोकॉल। एक पोलिंग है। पोलिंग में क्या होता है कि एक मास्टर नोड होती है और बाकी स्लेव नोड्स होती हैं। तो मास्टर जो है किसी एक नोड को इनवाइट करता है, पोल करता है बेसिकली, तो सिर्फ वही नोड जो है डेटा ट्रांसमिट करेगी। जब ट्रांसमिशन हो जाएगी तब मास्टर जो है किसी और नोड को पोल करेगा और वो नोड जो है अपना डेटा ट्रांसमिट कर देगी, और इस तरीके से कोई भी कोलिजन नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ वही नोड ट्रांसमिट करेगी जिसे मास्टर ने इजाजत दी है। यहाँ पे मसला क्या होता है कि पोलिंग का ओवरहेड है, यानी अगर नोड्स के पास डेटा ट्रांसमिट करने के लिए है तो वो ट्रांसमिट नहीं करेंगी, वो इंतजार करेंगी कि जब तक मास्टर उन्हें पोल नहीं करता। ठीक है, तो इसकी वजह से एक लेटेंसी भी इनकर होती है कि मास्टर से लेके आप तक पहले पैकेट आएगा, उसके बाद आप एक्चुअल ट्रांसमिशन शुरू कर सकते हैं। और आखिरी पॉइंट है कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। अगर मास्टर फेल हो जाता है तो आपकी पूरी की पूरी ट्रांसमिशन जो है, आपका जो पूरे का पूरा सिस्टम है वो क्रैश कर जाएगा, वो वर्क नहीं करेगा। और दूसरी अप्रोच जो है वो टोकन पासिंग है। टोकन पासिंग में क्या होता है कि एक नोड के पास टोकन होता है, वो जिसके पास टोकन है वो ट्रांसमिट करेगी। अगर से डेटा ट्रांसमिट नहीं करना तो वो अपने से अगली नोड को टोकन भेज देगी, और फिर अगली नोड के पास डेटा ट्रांसमिट करने के लिए नहीं है तो वो अपने से अगली को टोकन दे देगी। अब इस नोड के पास डेटा ट्रांसमिट करने के लिए है तो ये डेटा को ट्रांसमिट कर देगी। तो बेसिकली एक रिंग टोपोलॉजी आप समझ लें वर्चुअली, कि हर नोड अपने अगले नेबर को देगी, वो अपने अगले को टोकन, वो अपने अगले को टोकन, और इवेंचुअली टोकन जो है वो सारों के थ्रू ट्रेवल करता हुआ पहली नोड के पास वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें मसला क्या होता है, टोकन ओवरहेड है और एक लेटेंसी है कि लेट सपोज पहली, दूसरी और तीसरी नोड के पास कुछ ट्रांसमिट करने के लिए डेटा नहीं था, चौथी नोड के पास था। पर होगा क्या, टोकन पहली नोड के पास जाएगा, वो कहेगी कि मैंने कुछ ट्रांसमिट नहीं करना, वो टोकन दूसरी से तीसरी नोड को देगी, वो कहेगी मेरे पास भी कुछ नहीं है, वो फिर चौथी नोड को देगी, और अब चौथी नोड कहेगी कि यस मैंने डेटा ट्रांसमिट करना है, तो वो ट्रांसमिट कर देगी। तो बेसिकली इतना ज्यादा टाइम जो है वो जाया हुआ है। आइडियली अगर चौथी नोड तक टोकन पहले ही पहुंच जाता तो अपनी ट्रांसमिशन कर लेता। ठीक है, तो ये लेटेंसी काफी इनकर होती है। और यहाँ पे भी एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है कि अगर आपका टोकन फेल हो गया या गुम गया है, या टोकन जिस नोड के पास था वो नोड क्रैश कर गई है, तो अब आपका पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो क्रैश कर जाता है। ठीक है, तो विद दैट वी